हिंदी साहित्य के 2023 व्या की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मैं हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हिंदी साहित्य इतिहास की कंटिन्यू तैयारी के लिए पूर्ण सिलेबस और भिन्न भिन्न प्रकार के नोट्सों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रेगुलर क्लास के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और हिंदी साहित्य इतिहास की इतनी गहराई से तैयारी की जाएगी कि आने वाली भर्ती, व्याख्याता भर्ती हो चाहे कॉलेज लेक्चरर, इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए गहन तैयारी के लिए विस्तृत नोट्स और रेगुलर क्लास जारी रहेगी। इसलिए जुड़े रहिए हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य ऑनलाइन क्लास पर। आज से हम जो तैयारी शुरू करें उसमें सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनसे शुरू करेंगे और उसमें आज हमारा विषय रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास का व्युत्पत्ति और उसका अर्थ। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अर्थ है, जो मूल शब्द है वो इति है और आ से मिलकर बना हुआ है। इति का अर्थ होता है ऐसा और इसका अर्थ एक समाप्त होना भी है का है निश्चित ही, और आस का अर्थ है था या घटित हुआ। पूर्ण रूप से अगर इसका व्युत्पत्ति देखी और उसके बाद उसका अगर अर्थ देखा जाए तो ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, और इसका दूसरा अर्थ ये लिया जाता है कि जो निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है। यानी इतिहास शब्द का अर्थ हो गया कि ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ या जो निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे इतिहास से संबंधित जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं को, विशेष रूप से जो इतिहास का जनक है हेरोडोटस, जिसको विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका जो कि इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यानी जो घटनाएं सत्य थी या हुई हो उनका अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो वो ही इतिहास है। इनकी परिभाषा इतिहास के संदर्भ में है, न कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। उसके संबंधित जो व्याख्याएं या जो परिभाषाएं हैं वो हम निश्चित रूप से आगे देखेंगे। इसके बाद एक और पाश्चात्य विद्वान हुए हैं कार्लाइल। उन्होंने भी जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद एक जर्मन दार्शनिक हुए जिनको कांट या कांट दोनों ही नाम लिए जाते हैं इनके, क्योंकि अंग्रेजी में नाम था, हिंदी में इनको कांट भी कह सकते हैं और कांट भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा था कि सृष्टि का जो बाहरी विकास है, सृष्टि का जो बाहरी विकास हमें दिखाई दे रहा है, वो बाहरी विकास प्रकृति की जो आंतरिक विकास प्रक्रिया है उसका प्रतिबिंब मात्र है। यानी सृष्टि में आंतरिक रूप से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और उसी का प्रतिबिंब हमें बाहरी विकास के रूप में दिखाई देता है। तो उनकी सीधी स्पष्ट परिभाषा है कि सृष्टि का बाहरी विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। उसके बाद जो विद्वान है वो है कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है इनको। इन्होंने भी क्योंकि इतिहास लिखा है तो उनकी दृष्टि से उनकी जो परिभाषा है वो भी विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जो अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। उसके बाद हेगल महोदय है। हेगल महोदय ने कहा था कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन मात्र ही नहीं है, अपितु उसके भीतर एक कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान रहती है। हेगल की परिभाषा काफ़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन जो मूल है वो यही है। उनका कहने का अर्थ था कि जो
खोज या फिर संकलन मात्र नहीं है घटनाओं का, बल्कि जो कार्य और कारण की श्रृंखला है वो विद्यमान रहती है और यही इतिहास को निर्मित करती है। उसके बाद विद्वान आते हैं विको महोदय ने बताया था कि इतिहास का निर्माता मनुष्य स्वयं है और मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्तियाँ हैं वो सदा समान रहती है, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। ये इतिहास के विको के द्वारा दी गई परिभाषा। उसके बाद विकासवाद के जनक भी डार्विन आ जाते हैं। उन्होंने जो परिभाषा दी है वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी है, और चाहे हम पाश्चात्य रूप में मान लें और चाहे भारतीय संदर्भ में, इनकी जो विकासवादी दृष्टिकोण है वो सर्वमान्य आज भी माना जाता है। तो उनका कहने का अर्थ था कि सृष्टि का कोई भी अंग या जो तत्व होता है वो एकाएक घटित या रचित नहीं होता, बल्कि वो कर्म से विकसित होता है, यानी धीरे धीरे उसका विकास होता है, कोई भी अचानक घटित या रचित नहीं हो जाता। तो सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर कर्म से विकसित होता है, ये परिभाषा थी डार्विन महोदय की। उसके बाद एक विद्वान आते हैं तेन। पाश्चात्य विद्वान तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने जो इतिहास लिखा वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा था। इन्होंने अपने इतिहास में 3 तत्वों को महत्व दिया: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उनकी परिभाषा में उन्होंने कहा था कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित और क्षण विशेष में निर्मित जो प्रवृत्तियाँ और घटनाएँ हैं उनका विश्लेषण ही इतिहास है। हडसन महोदय नाम के एक विद्वान हुए जो उनके आलोचक बने। उन्होंने आलोचना करते हुए बताया कि मात्र 3 तत्वों से ही इतिहास पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि जो रचयिता का व्यक्तित्व है या उसकी जो प्रतिभा है वो भी उस पर प्रभाव डालती है, वो भी इतिहास को प्रभावित करती है। इस तरह से हडसन महोदय ने आलोचना करते हुए तेन का खंडन किया। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय आलोचक और भारतीय विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएँ इतिहास की दी गई है। उन्होंने कहा था, नगेंद्र जी की बात करें सबसे पहले तो साहित्य का जो इतिहास है वो बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है। बहुत जगह आपको ये परिभाषा सीधी यही मिलेगी कि जिनका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, लेकिन इसके साथ चिंतनात्मक परिवर्तन शब्द भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पूरी परिभाषा याद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल जी की। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर बचन सिंह जी के अनुसार। बचन सिंह जी ने कहा था कि अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्य की दृष्टि से इनका विश्लेषण ही साहित्य इतिहास है। ये बचन सिंह की परिभाषाएँ आजकल बहुत पूछी जा रही है, इसलिए इनका भी पढ़ना जरूरी है। अब महाभारत के अनुसार भी साहित्य इतिहास की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार इतिहास एक ऐसा पूरा व्रत है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सकता है। ये परिभाषा उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अपने महाभारत के अनुसार एक परिभाषा को शामिल किया गया है। उसके बाद इतिहास संबंधी परिभाषाएँ जो थी वो इतनी थी। इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ जो सभी थी वो शामिल की गई। उसके बाद बात करते हैं इस इतिहास से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी है, जैसे कि इतिहास संबंध में जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है वो आदर्शवादी रहा है। पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी रहा है। वैज्ञानिक जो इतिहास है वो एक वैज्ञानिक विद्या है
और इसकी पद्धति है वो आलोचनात्मक पद्धति है। इतिहास में अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डाला जाता है, इसलिए एक ये शिक्षाप्रद पद्धति भी मानी जाती है। और युग चेतना का इतिहास से संबंधित जो सिद्धांत है वो जर्मन चिंतकों द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो इतिहास से संबंधित विशेष उत्पत्ति और उसका अर्थ संबंधित जो बातें थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। कल इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हो, चाहे इतिहास लेखन का जो इतिहास की परंपरा शुरुआत हो, वो दोनों करती जाएगी। उसके बाद इतिहास लिखने वाले लेखकों के बारे में भी, इसके बारे में जो विषय होगा वो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और इस तरह से निरंतर रूप से नोट्स बनाए जाएं, और नोट्स बनाने के बाद अगर एक बार उसका रिवीजन कर लिया जाएगा तो पूरी गहराई में आपको नोट्सों के साथ रोज़ाना आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली जो क्लास जैसे ही अपलोड हो वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। हिंदी साहित्य चैनल की ओर से हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।